You are now unmuted. गुड इवनिंग मैम, आशीर्वाद है आपका मैम। You are now muted. You are now unmuted. जी मैम। क्या पढ़ रहे थे हम? वर्ब। एक सेकेंड ना। चलो पॉजिटिव वर्ब तक किया था शायद हमने। यस मैम। नहीं यार, हमने पार्टिसिपल तक किया है आई गेस। मैम लास्ट स्लाइड देखने के बाद मालूम पड़ेगा। मैम ये जितना पढ़ रहे हैं इधर, ये वैसे प्री में आता मैम। ये बेटा प्री और मीन्स का सिलेबस सेम होता है। दोनों में ही आता है। अच्छा तो मैम ऐसा तो होता होगा कुछ टॉपिक्स मतलब ज़्यादा मेंस में आते होंगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैम और ये क्या क्लोज होता है? टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। कराऊंगी क्लास में। मैम स्टार्टर जो बताया था आपने वो तो मैम समझ आया था, बट मैम ये क्लोज टेस्ट का आइडिया नहीं मेरे को। मैं हूँ ना। मैम बस आपका ही भरोसा है मुझे। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है ना, इन्फिनेटिव्स। हाँ जी मैम। भाई इन्फिनेटिव क्या होता है? For reading comprehension, will newspaper reading be enough? Newspaper reading will be enough only for improving your reading skill. But improving your reading skill does not mean that you will be able to solve RC. तो reading skill बढ़ाने के बाद you will have to practice RC as well. जब आप practice RC की बात करते हो तो you will have to practice all the previous year reading comprehension of IBBS PO and SBI PO. Moreover, not only of prelims, of mains as well, क्योंकि mains और prelims के RC में बहुत फ़र्क होता है। Okay, got it? बताओ इन्फिनेटिव्स क्या होता है? खुद से बता सकते हो तो बताओ। इन्फिनेटिव्स जो हैं ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, बेसिकली हम लोग इसको 2+V1 के नाम से जानते हैं। और ये ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है और एक फुल इन्फिनेटिव होता है। अब बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव में फ़र्क क्या है? बेयर इन्फिनेटिव में हम कभी भी टू नहीं लगाते, वहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और फुल इन्फिनेटिव में 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा
और फुल इन्फिनेटिव में हमेशा 2 प्लस V1 आएगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब हमें बेयर इन्फिनेटिव लगाना है और कब हमें फुल इन्फिनेटिव लगाना है? हाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट? Okay, so for that you will have to study certain things, then only you will be able to recognize कि कहाँ तुम्हें बेयर इन्फिनेटिव लगाना है और कहाँ तुम्हें फुल इन्फिनेटिव लगाना है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इन्फिनिट यूजेस ऑफ 2 प्लस V1 देखते हैं, ठीक है। अब जब यूजेस ऑफ 2 प्लस V1 की बात कर रहे हो तो मैंने क्या क्या बताया कि इट कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो नाउन की तरह अगर ये यूज हो रहा है दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेंस में आता है। तो अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, राइट और रॉन्ग? बोलो, कुछ तो बोलो। यस मैम। यस। अब हमने बोला to sleep is the only thing Ellie wants after her double shift waiting tables at the neighborhood cafe, ठीक है। अब यहाँ पर to sleep is functioning as what? To sleep is functioning as what? क्योंकि सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है ना, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, सोना बस एक ऐसी चीज़ है जो एली को चाहिए अपने डबल शिफ्ट के बाद जब वो नेबरहुड कैफे में वेट करती है, ठीक है। तो टू स्लीप इज बिहेविंग एज द मेजर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज बिहेविंग हियर एज अ सब्जेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर टू स्लीप सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वी कैन सी दैट टू स्लीप इज यूज्ड एज अ नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो क्या लिखना जरूरी था, क्या कह रहे हो? अच्छा, टू लिखना ज़रूरी था क्या? सिर्फ स्लीप? बेटा सिर्फ स्लीप नहीं लिख सकते, टू स्लीप वहाँ पर आपको एक्शन डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए टू लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे टू लगाना ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है no matter how fascinating the biology dissection is, Emmanuel turns his head and refuses to look. Emmanuel here is what? Emmanuel here is subject, ठीक है। Turns here is what? Turns here is verb, है ना। His head is object, refuses is verb and to look is object, ठीक है। अब यहाँ पर to look object है तो फिर वो वहां पे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, 2 + V1, करेक्ट। तो यू कैन सी दैट 2 + V1 कैन बिहेव एज अ नाउन। अब लिखा है wherever Melissa goes, she always brings a book to read in case conversation lags or she has a long wait. जहां भी मलिसा जाती है वो अपने साथ किताब लेकर आती है। क्यों लेकर आती है? Why she brings a book? Why she brings a book? To read? क्योंकि हाँ टू रीड। To read. तो ये जो to read है ये यहाँ पर किसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है? बुक को। क्वालिटी किसकी बता रहा है? बुक की क्वालिटी बता रहा है। तो जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं हम उनको क्या कहते हैं? बोलो। एडजेक्टिव। तो टू रीड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिचर्ड ब्रेव्ड द आइसी रेन टू थ्रो द स्मेली स्क्विड आईबॉल स्ट्यू इनटू द अपार्टमेंट डम्पस्टर। नाउ रिचर्ड ब्रेव्ड द आइसी रेन टू थ्रो। अब ये सेंटेंस में अगर आप देखो तो ये रिचर्ड के बारे में कोई क्वालिटी बता रहा है, आईसी रेन के बारे में कुछ बता रहा है, या उसके ब्रेवरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? सबसे पहले ये बताओ। टू थ्रो इज डिस्क्राइबिंग व्हाट? रिचर्ड, आईसी रेन और द ब्रेवरी शोन बाय रिचर्ड। व्हाट टू थ्रू इज डिफाइनिंग?
कम ऑन, मेरे पास मैसेज लेट आ रहा है या तुम लोग ही लेट टाइप कर रहे हो? इट इज डिफाइनिंग द वर्ब ब्रेवरी शोन। और बच्चे जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडवर्ब, है ना। जो वर्ब में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो टू थ्रो यहाँ पर वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है, तो टू थ्रो इज एडवर्ब हियर। Got it? Now you can see how 2 plus V1 is behaving as noun as well as adjectives and adverbs. Clear to everyone? नहीं clear है तो ना ही बोल दो। याशिका समझ आया? Ma'am, I couldn't really understand that how tooth throw is describing the quality of the braved icy rain. Like, how is it connecting? If I say she dances beautifully, so here can you agree that beautifully is describing the quality of a dance? Yeah. Perfect. Now just come to this sentence now. मैंने कहा Richard braved the icy rain to throw the smelly square eyeballs to you. Why Richard showed that bravery in the icy rain? To throw the smelly square eyeballs to you, correct? Okay. So it But is, that's a reason. yeah, that's a reason. तो why तो आंसर कर रहा है ना. Why is what? Adverb of reason. Okay. है ना. कभी भी कोई भी वर्ड how, when, where and why आंसर करे तो वो एडवर्ब कहलाता है. How is adverb of manner, when is adverb of time, where is adverb of place and why is adverb of reason. ठीक है. तो इन Are we words, gonna read this in adverb? yeah, definitely. Okay, So that's why I couldn't guess. Like, that's why. Okay, हाँ, yeah, now I we- got it. You've got it, no? So basically it is telling something about the verb. It is adding certain information about the verb. It is giving certain reason. So that is the reason यहाँ पर to throw is behaving as an adverb. Okay? So you can see that Ma'am. हाँ, सॉरी मैम, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए. ना तुम बोलो. मैम ये अभी जो आपने बताई हाउ किसको आंसर करता है मैम ये? Adverb of manner, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा था ना she dances beautifully, तो how does she हाँ, हाँ. dance? Beautifully is अच्छा. the answer ना, तो beautifully is adverb of manner. ठीक है? ये तो हाउ आंसर What? मैनर. ठीक है मैम, ओके. हाँ, पता नहीं क्या करता है, क्या बोलता है, मुझे तो आधी बात ही नहीं समझ आती. अब फुल इन्फिनेटिव के बाद आता है बेटा बेयर इन्फिनेटिव. अभी तो क्लियर है ना सबको फुल इन्फिनेटिव, वरना पता चला मैं आगे बढ़ गई और समझ में ही नहीं आया. आंसर मी वंस प्लीज इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन. याशिका, सुमन, रोहन, इंद्रनील, दीपक, देवप्रियो, अनमोल, सबको समझ में आ Clear, गया? मैम. फिर ठीक है. ओके, सो नाउ कम्स बेयर इन्फिनेटिव. बेटा बेयर इन्फिनेटिव जो होता है ना, ये ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना इससे ना क्वेश्चंस तुम्हारे एक्टिव पैसिव वॉइस में भी बन जाते हैं, है ना. और इससे ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता बेयर इन्फिनेटिव के क्वेश्चन है, और एक्चुअली वो बेयर इन्फिनेटिव के क्वेश्चंस होते हैं और हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता और वो बन भी जाते हैं. कैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ. यहाँ पर ना एक स्पेशल वर्ब होता है, ठीक है. ये स्पेशल वर्ब्स कौन कौन से हैं ये मैं तुम्हें बता दूंगी. स्पेशल वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आते हैं,
वो स्पेशल वर्ब को स्पेशल वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो उसके बाद इन्फिनेटिव आता है एंड दैट इन्फिनेटिव इज़ विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला कि हेल्प मी टू कैच द फिश। Is the sentence correct? Help me to catch the fish. No, it's not correct. तो क्या होगा? टू नहीं होगा। हेल्प मी कैच द फिश, यहाँ पर टू नहीं होगा। ये जो हेल्प है ना बेटा, ये स्पेशल वर्ब है, ठीक है। और देखो हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर इफ आई से आई हर्ड द अलार्म क्लॉक buzz twice। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ I heard the alarm clock to buzz twice, तो क्या करेक्ट लगेगा? तो क्या सेंटेंस करेक्ट लगेगा? नहीं, यहाँ पे buzz twice ही करेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा हियर जो होता है वो स्पेशल वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है द अलार्म क्लॉक, तो जो वर्ब आएगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो बेटा ये स्पेशल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? देखो वैसे लर्न करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल, वैसे लर्न करने बैठोगे ना तो थोड़ा मुश्किल सा लगेगा। फील, हियर, हेल्प, लेट, मेक, सी एंड वॉच। तो इसको ना ऐसे लर्न कर लो कि जितने भी आपके वैसे वर्ब्स होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। फील सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, हियर सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, सी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, वॉच आपका सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो जितने सेंस ऑर्गन्स रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उसके अलावा हेल्प, लेट एंड मेक, इनके साथ आप हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करोगे। क्लियर? इजी टू अंडरस्टैंड नाउ? ऑल sense organ related words and help, let and make are used in bare infinitive, are considered as special verbs in bare infinitive। अब यहाँ पे देख लो, फेल्ट है द रेन ऑब्जेक्ट, तो टू स्प्लैटर नहीं होगा, केवल स्प्लैटर होगा। यहाँ पे हर्ड है द अलार्म क्लॉक है तो टू बज नहीं होगा, केवल बज होगा। हेल्पिंग है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, तो आप ये नहीं बोलोगे टू अंडरस्टैंड लोगैरिथम, इट्स सिंपल हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड लोगैरिथम, वी स्टिल बॉम्ब द टेस्ट। यस, ये मैंने वॉइस में भी बताया था। करेक्ट याशिका। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लेट, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टू पेट नहीं होगा, केवल पेट होगा। करेक्ट। यहाँ पर मेड है, फिर हिम है, तो यहाँ पे टू टेक नहीं होगा। यहाँ पे सॉ है, फिर माई फ्रेंड्स है, तो टू माउंट नहीं होगा, सिंपली माउंट होगा। और यहाँ पर वॉच है और उसके बाद पैसेंजर प्लेन्स है, तो टू टेक ऑफ नहीं होगा, ओनली टेक ऑफ होगा। क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? कितना आसान तो है ना? नाउ दिस इज द एंड ऑफ इन्फिनेटिव। तो हम लोगों ने पार्टिसिपल पढ़ लिया, हम लोगों ने इन्फिनेटिव पढ़ लिया। अब क्या आने वाला है हमारे पास? अब आने वाला है जेरंड। तो जेरंड तो हम सब जानते हैं ना कि क्या होता है, कौन नहीं जानता जेरंड? इस क्लास में प्रेजेंट कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा सा भी आइडिया ही नहीं है कि भाई जेरंड होता क्या है? ऐसा कोई भी नहीं है। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। अब बस इसी खुशी में यहाँ पे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको बताना है कि स्विमिंग कहाँ कहाँ जेरंड की तरह यूज्ड है।
सिक्स्थ में 6th में जरंड है। अच्छा 2 में जरंड है। फिफ्थ में भी है मैम, because it is talking about the coach. अरे नहीं नहीं सॉरी, वो तो पार्टिसिपल है। पांचवा वाला तो 1, पार्टिसिपल है। 2 and 4 and 6 बहुत सारे वेरिएशंस हैं आंसर्स में। मेरा सिर्फ सिक्स्थ है मैम। मैम मेरा 1 and 2 है, सिर्फ 2 and 4 नहीं। सॉरी रोहन, अनमोल, स्मिता, सुमन, वो कुछ बोलते ही नहीं है। आई डोंट नो। अब मैंने लिख दिया, ठीक है, आखिरी बार आई एम चेंजिंग, फिर आई वोंट चेंज। मैम मेरे आगे ना 2 और 1 और जोड़ दो बस। ऐसा है ना, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी बार बार। मैम मैं पर 2 ही डिजिट तो जोड़नी है, 1 and 2 मैम, जस्ट 1 और और इसका 6 हटाना है। ठीक है, अब स्मिता एंड सुमन यू ऑल्सो आंसर बच्चे। अब ये लोग भी नहीं लिखेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो लोग भी अगली क्लास से नहीं आएंगे, फिर मैं बोल दूंगी कि ये तो कुछ बोलते नहीं। देखो इसने लिख दिया स्मिता का 2 एंड सुमन व्हाट इज योर आंसर? तनिष्क सिर्फ मेरी क्लास में नहीं बोलता था कि वो किसी क्लास में नहीं बोलता था। मैं उसको एक बार फ़ोन करवा लूँ कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या बोल दिया मैंने। ओके फिर ठीक है, फिर तो अच्छा ही हुआ मैंने टोक दिया। सुमन आप आंसर कर रहे हो? सुमन का मतलब यहाँ पे देख लो, मैंने सारे नहीं, सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ क्लास में, लेकिन मेरा बोलना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने सारे बच्चों की डिटेल्स लिख दी है, मतलब यू गाइज आर सेइंग कि ओनली 2 इज जेरंड, है ना। अनमोल कह रहे कि 1 और 2 जेरंड है, बाकी 3, 4, 5, 6 जेरंड नहीं है ना। यही है ना इसका मतलब मैं सही समझ रही हूँ ना, तुम लोग जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, करेक्ट। जो इतना जोर का यस बोले हो ना, तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। 1 में जेरंड, 2 में जेरंड, 3 में जेरंड, 4 में जेरंड, 5 में पार्टिसिपल और 6 में पार्टिसिपल। ये है सही जवाब। एक्सप्लेन करूं वाई सो? यस मैम प्लीज। So 3/4, yeah. So point is कि in the first one, याशिका देखो, in the first sentence swimming,
is defining what? Is defining subject. तो स्विमिंग वहाँ पर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो स्विमिंग वहाँ पे जेरंड है. दूसरे सेंटेंस में स्विमिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो स्विमिंग यहाँ पर जेरंड है. क्योंकि डेफिनेटली यार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह क्या बिहेव करता है? नाउन बिहेव करता है, और जेरंड तो नाउन ही होता है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली जेरंड ही होगा. परफेक्ट. उसके बाद लिखा है he gives swimming all his energy and time. He is subject, gives is verb, swimming is what? Object. तो here also it is gerund. है ना. और ये तो मैंने चीख के 50 बारी बता रखा है कि कभी भी preposition के बाद अगर verb आ रहा हो तो preposition के बाद चूंकि हमेशा object आता है तो verb हमेशा अपने gerund form में आएगा. ठीक है. प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो कभी भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब लगाने की जरूरत हो तो वो वर्ब हमेशा अपने जेरंड फॉर्म में आएगा. ठीक है. तो ही वॉज डिवोटेड टू स्विमिंग. क्लियर. तो इसी वजह से 1 2 3 4 में वो जेरंड है. 5 और 6 में क्या है? हिज स्विमिंग कोच. तो कौन सा कोच? स्विमिंग कोच. तो ये स्विमिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? इस कोच की क्वालिटी बता रहा है, और कोच यहाँ पर क्या है? नाउन है, और जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. करेक्ट. द स्विमिंग पूल. तो भाई कौन सा पूल? स्विमिंग पूल. नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो स्विमिंग यहाँ पर क्या? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो 1 2 3 4 इज जेरंड एंड 5 and 6 इज present participle. Got the point? मैम आपने ये बताया था ना जो व्हाट को आंसर करे, लाइक वो भी जेरंड होता है ऐसे. ऐसा मैंने नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि जो व्हाट को आंसर करे वो ऑब्जेक्ट होता है. अच्छा मैम, जैसे आई लव स्विमिंग तो व्हाट आई लव मींस स्विमिंग, तो ऐसे वहाँ पे स्विमिंग जेरंड की तरह नहीं तो वैसे यूज हो. बिल्कुल है ना, क्योंकि वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है. लेकिन स्विमिंग जेरंड की तरह वो तब भी बिहेव करेगा जब वो सब्जेक्ट की तरह से आ रहा हो. है ना. तो आप जेरंड को व्हाट से मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए आप व्हाट से सवाल पूछते हो ना, बट जेरंड तो सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है. गॉट इट? क्लियर नाउ? क्लियर टू यस मैम, गॉट इट. I want to understand the fifth question, the fifth sentence. हाँ बोलो. His swimming coach is very generous. Like here, swimming is noun, right? The swimming coach. देखो मैं बताती हूँ. कभी कभी ना जब आप इसको गूगल करोगे ना तो क्या होगा ना कि बोलेगा कि स्विमिंग पूल जो होता है वो हमेशा साथ में आता है. तो ये स्विमिंग पूल को कंबाइंडली एक वर्ड मान लेते हैं और इसको नाउन बना देते हैं. कंबाइनली एक वर्ड मानकर इसको नाउन बना देते हैं. बट यहाँ पर बच्चे पूल और स्विमिंग दो, सॉरी यू आर टॉकिंग अबाउट द स्विमिंग कोच ना, तो स्विमिंग कोच की ही बात करते हैं. ठीक है. बट ग्रामेटिकली जब आप इसको एज अ सेंटेंस में देख रहे हो ना तो कोच इंडिविजुअली इज अ नाउन. ठीक है. लेकिन कोच ज़रूरी नहीं है ना कि वो स्विमिंग का कोच हो. वो बैडमिंटन कोच भी हो सकता है, वो फुटबॉल कोच भी हो सकता है, वो क्रिकेट कोच भी हो सकता है. तो स्विमिंग यहाँ पर कर क्या रहा है? स्विमिंग कोच जब साथ में आ रहा है तो स्विमिंग यहाँ पर इस कोच की क्वालिटी बता रहा है ना, कि किस चीज़ का कोच है? स्विमिंग कोच है. करेक्ट. तो यहाँ पर स्विमिंग कोच में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है, और जो भी वर्ड नाउन में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? Adjective. Adjective. So swimming is adjective here, and since it is behaving as adjective, it is what? It is present participle. Present participle is what? Verb का ing form which behaves as adjective. Okay. Right. For a moment I thought his swimming coach means a coach who always swims that way he is talking about. Then I understood that that's nothing of a logical validation, so it's not gonna be there. Yeah. Okay. So you guys have understood participle, again infinitive and gerund. It is clear to everyone. Non-finite verbs है ना. बस बेटा वर्ब हो गया है ख़त्म. बहुत छोटे छोटे 2-4 पॉइंट्स बचे हैं, इसको फटाफट आज कर लेते हैं. वर्ब ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद एडवर्ब्स.
है ना। आई पुश द डोर ओपन, रिया वॉश द क्लोथ्स क्लीन्ड। इसमें किसी को कोई डाउट, मतलब इसमें किसी को कोई एरर है तो बताओ, अगर आपको लगता है कि कोई एरर है तो बताओ। और सुनो, एरर है तो ढूंढना अच्छे से। वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड बेटा। आई पुश द डोर ओपन एंड रिया वॉश द क्लोथ्स क्लीन। क्या होता है, क्या होता है, ये ना एक स्ट्रक्चर है कि वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन आया हुआ है, और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है जो इस नाउन की क्वालिटी बताएगा, और वो एडजेक्टिव वर्ब के फॉर्म में आया हुआ है, तो वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में आएगा। इस वजह से हम यहाँ पर इस ओपनड का ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम इस क्लीन्ड का क्लीन कर देते हैं। खैर कि ये रटने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई व्हेन एवर इट कम्स इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, ठीक है। But blame others, he would rather complete. अब सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। would better, would rather, had better, had rather, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बिकॉज दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज मोडाल्स। ठीक है, would better, would rather, had better, had rather, these words are considered as modals. Since they are considered as modals, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, और nothing but एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो हमने nothing but के साथ यहाँ पे blame कर दिया, would rather के साथ complete and would better के साथ speak। ठीक है, दिस वन इज वेरी इजी, आप लोग देख रहे हो खुद से ही सॉल्व हो जा रहा है। ये मेड वी हैव ऑलरेडी डन इन बेयर इन्फिनेटिव, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। बेयर इन्फिनेटिव एंड कॉजेटिव वर्ब्स एज वेल। I made her sing. हाँ, I made her sing. Ma'am, after this slide is done, can you please go back to the previous one? I need to take a snapshot. This one? Yeah. Why to take a snapshot? These PPTs are present with you guys. Yeah, but I'm too lazy to go to the portal and do things. I have my. I'd like to keep my copy handy. Okay. Done? Two correct. 3. क्या बात है। 2 हटा दो मैम। यस। और 4 में भी 2 हटा दो। समझ में आ गया ना। मेड के साथ मैंने क्या बोला था, कॉजेटिव वर्ब मेड है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉजेटिव वर्ब मेड है और सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो 2 + V1 करेक्ट। उसके बाद
लेट और हेल्प के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेशल वर्ब्स, तो अगर इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं, देयर इन्फिनेटिव्स। तो अकॉर्डिंगली वी हैव करेक्टेड दीज सेंटेंसेस। I made her sing, she was made to sing, I can't let her go anywhere, and he helped the old man cross the road. देखो फर्स्ट करेक्ट, स्विमिंग अभी इतना ज़्यादा पड़ लिया है जरन में कि हर जगह स्विम को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग करते हैं। हाउ टू, वेरी गुड। सारा करेक्ट बोल दो, एक ही बार बोल दो, ऑल करेक्ट। डन बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आप हमेशा क्वेश्चन वर्ड लगाकर 2+V1 लगाओगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे 2+V1 है तो क्वेश्चन वर्ड लगा है। फाइनाइट वर्ब है, 2+V1 है तो उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, नॉट ऑलवेज बट हाँ ये स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना। उसके बाद लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो 2+V1 लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव है तो हमने 2+V1 लगाया। सीता इज ब्रेव टू डू दिस वर्क, है ना। राम इज इंटेलिजेंट टू गो टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। देख रहे हो, बी वर्ब जहाँ पर आ रहा है उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो हम हमेशा क्या यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं 2+V1। तो अगर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है तो उसके बाद हमेशा 2+V1 आता है। बेटा स्विमिंग क्यों नहीं होगा, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर फाइनाइट वर्ब है शी नोज स्विमिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर टू स्विम लिखा हुआ है ना तो ये भी गलत तो नहीं है, क्योंकि टू स्विम भी तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है ना बच्चे। तो ये टू स्विम भी तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तो इसका भी यूसेज सही है। लेकिन जब टू स्विम लिखा हुआ होता है तो उसके पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है, ठीक है इंद्रनील। अगर एग्जाम में हाउ टू स्विम करके आपका इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपको हाउ टू स्विम पे क्लिक करना पड़ेगा ना, इसकी वजह से मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। 2+ एडजेक्टिव हो तो 2+V1 लगाओगे, एनफ के साथ भी हमेशा 2+V1 आता है। और बेटा ये कुछ अलग नहीं है, ये देखो दो सेंटेंस ना रिपीट हो गया है 2 बार, ओके। तो यहाँ पे 2+V1 है तो यहाँ पे TOO2 है तो उसके साथ हमने 2+V1 लगाया, यहाँ पे एनफ है तो उसके साथ हमने 2+V1 लगाया। क्लियर टू एवरीवन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस? आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ओके। And I think the structure for 4 and 5 has been swapped. As you can see that the adjective plus enough, it should be for the 5th sentence, right? In the rule 4. अरे एक्चुअली देखो
एक्चुअली क्या है ना कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 एंड 2 है, ये दोनों सेंटेंस आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट रूल, करेक्ट. थर्ड सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द सेकेंड रूल, फोर्थ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द थर्ड रूल, एंड फिफ्थ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द फोर्थ रूल. इट्स लाइक दिस. क्लियर? Devopriyo, there he is. Yeah. And the topic is over. These are the certain words जिसके साथ आप infinitive यूज करते हो. बेटा ये जितने भी words हैं, these are basically imperative words, ठीक है. और these are the certain words जिसके साथ हम gerund यूज करते हैं. मत याद करना इन words को, कभी भी इनसे questions नहीं आते, है ना. ये बस तुम्हें बताने के लिए बता दिया है. इसके से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन में. इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये कुछ क्वेश्चंस देख लो, इतना ही लर्न कर लेना, इतने से ही तुम्हारा काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो आई नेवर आस्क यू टू रिमेंबर दोज वर्ड्स, है ना. नेहा रिपेंटेड नॉट टू कॉल मी. वेरी गुड इंद्रनील, वेरी गुड. रिपेंटेड क्या है? पछताना है. पछताना क्या होता है? आपका इंपेरेटिव वर्ड होता है, तो हम वहां पे टू कॉल बोल देते हैं. विवन डिनाइड, विवन डिनाइड कॉलिंग मी, है ना. यहाँ पे जब आपने नॉट वॉट नहीं लगाया तो उसके साथ हम जेरंड यूज कर देते हैं. मंजू फिनिश टू टॉक एंड कट द कॉल. क्या ये सेंटेंसेस करेक्ट है? 3, 4, 5 अच्छे से देख लो और जो भी समझ आता है मुझे बताओ. थर्ड करेक्ट, टॉकिंग. Very good. And last one, they finished playing. और होप्ड के साथ गेटिंग भी आता है और होप्ड के साथ टू गेट भी आता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है. और वहाँ पे फिनिश्ड के साथ जरंड आता है, तो हमने टॉकिंग और प्लेइंग कर दिया. रिपेंटेड नॉट है, तो नॉट के साथ हम हमेशा 2+V1 लगाते हैं. ऑर्डर्ड नॉट टू कॉल हिम, इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू दिस, ऐसे ही हमेशा आता है ना. तो इस वजह से हमने वहाँ पे 2+V1 लगाया और डिनाइड के साथ जरंड लगाया. फॉर नॉट कॉलिंग मी भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉर आ गया ना अनमोल वहाँ पे, तो फिर प्रपोजिशन आ गया और प्रपोजिशन के बाद तो हमेशा जेरंड आ जाता है ना, तो वहाँ पे फिर कॉलिंग ही आएगा, ठीक है. गॉट द पॉइंट. वाई वी विल यूज कॉलिंग देयर, क्योंकि फॉर आ गया और फॉर प्रपोजिशन है, तो उसके बाद हमेशा जेरंड ही आता है. एंड दिस इज द एंड ऑफ वर्ब एडवांस. आपका वर्ब एडवांस खत्म, मतलब बेसिकली आपका वर्ब जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, ठीक है. Now we'll start with a brand new chapter जिसका नाम है एडवर्ब. अरे अभी छुट्टी थोड़ी हुई है, अभी तो पूरे 10 मिनट है. अच्छा सुनो, मैंने ना मॉर्निंग वाले बैच से पूछ लिया था और फिर मैं तुम लोगों से भी पूछ लेना चाहती हूँ, स्पेशली फ्रॉम दी SSC एस्पायरेंट्स, ठीक है. Regarding this PPTs and all, मैम मैम ये फिनिश्ड वाला जो बता रहे थे आप, एक बार बताना मैम, मेरी कनेक्टिविटी टूट गई थी. मैंने PPT भी चेंज कर दिया बेटा. फिनिश्ड वर्ड के साथ ना जेरंड आता है, इसीलिए हमने ना वहाँ पे टॉकिंग और प्लेइंग कर दिया था. अच्छा जी, ठीक है, ठीक है. हाँ, अब मैं यहाँ पर तुम लोगों से क्या पूछना चाहती थी मैं बताती हूँ. मैंने ना ऐसी एक PPT आज तुम लोगों के ग्रुप में भिजवाई है, ठीक है. देखना आप लोगों को मिल जाएगी, अगर नहीं मिली है तो शाम तक मिल जाएगी, और अगर मिल गई है तो वेल एंड गुड. बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था,
बट प्रीवियस क्लास में करके आपको ऐसा नहीं लगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें PDF मिल जाए तो हम उसको खुद से कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस और है। अब बताओ इसमें ये है, जैसे मान लो ये सपोज क्वेश्चन है, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसमें मैंने आंसर बता दिया कि इसका आंसर है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो इट इज़ क्लियर। ये आप PDF से खुद भी पढ़ सकते हो ना, तो इफ़ आई विल प्रोवाइड यू अ PDF, यू गाइज विल स्टडी इट ऑन योर ओन और यू वॉन्ट मी टू टेक अ क्लास ऑफ इट। And idioms and phrases is important for all aspirants whether they are banking or SSC। बैंकिंग में भी अब idioms and phrases से questions आते हैं, तो बैंकिंग वाले बच्चे ये ना सोचना है कि भाई हमारा तो आता ही नहीं है, हम क्यों करें, तुम्हें भी करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ना हम यहाँ पे जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ना जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनके सामने सारे वर्ड्स के मीनिंग लिख दी थी। यहाँ पर वैसे तो किसी की मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इडियम्स मैंने पूछा है उस सब का मैंने करेक्ट आंसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, सो डेफिनेटली PPT वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस दोनों का मैंने आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट PDF यू कैन क्लियरली आस्क मी, वी विल कंडक्ट अ डाउट सेशन, ठीक है। If you want me to take a test of it will also be conducted by like जैसे कि आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि हम लोग हर सैटरडे आपको टेस्ट अपलोड करके देते हैं ना, मॉक टेस्ट, तो वैसा idioms एंड phrases का पर्टिकुलरली या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पर्टिकुलरली हम लोग एक छोटा सा मॉक क्रिएट करके ओनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड idioms एंड phrases का टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए कि यू हैव स्टडीड इट इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट, ठीक है। एंड इफ एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज और एनी काइंड ऑफ सेशन यू रिक्वायर्ड फॉर इट यू कैन लेट मी नो आफ्टर गोइंग थ्रू द PDF। आई गेस देयर विल बी नो प्रॉब्लम बिकॉज एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल्ड मैनर इन द PDF itself। गॉट द पॉइंट? बोलो, नहीं समझे? हाँ, अब उसके बाद ना बच्चे, अब जो तुम लोगों का इंग्लिश में मेजर चैप्टर्स बचे हैं इन ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स, ठीक है। ये मत सोचना कि सारा खत्म हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं मिसलेनियस में, बट जो आपके मेजर चैप्टर्स बचे हैं दे आर प्रपोजिशंस, एडवर्ब, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स। और आपको पता है पूरी इंग्लिश ख़त्म हो चुकी है, मतलब ग्रामर का जो चैप्टर होता है वो सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर व्हाट यू वांट टू स्टडी, प्रपोजिशंस और एडवर्ब, बिकॉज प्रपोजिशन इज़ रियली लाइक टाइम टेकिंग एंड ये तुम लोगों को थोड़ा खुद से करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि प्रपोजिशंस लर्न करने की चीज़ है जो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। मेरे पास उसका कोई शॉर्टकट नहीं है जो मैं आपको मिक्स करके आपके दिमाग में डाल दूँगी। यू विल हैव टू गो थ्रू इट, यू विल हैव टू स्टडी इट on your own। जो आप बोलो, आपकी मर्जी चलेगी। आज इतनी लिबर्टी मैंने किसी को नहीं दी है वैसे। देखो प्रपोजिशन एडवर्ब जो है ना वो भी ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो जैसे अभी आपका वर्ब थ्योरी आपने पढ़ा ना, एडवर्ब भी सेम थ्योरी है। प्रपोजिशन ये है कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो वी कैन डिस्कस इट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तो जैसे तुम लोग को जो पढ़ने का मन है, अगर इफ़ यू आर रेडी टू गो विद द थ्योरी पार्ट ओनली तो मैं एडवर्ब करा दूंगी, अगर थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ने का मन है तो मैं प्रपोजिशन करवा दूंगी। दैट्स व्हाट आई कैन डू। थ्योरी कर लेते हैं फिर, ओके। बाकी हाँ, so for this one word substitution not a general class was conducted, right? It was one of the Saturday class where question answer are being discussed and that's how it was done. No। पिछले वीक जो 2 से 3 वाली जो क्लास हुई थी ना उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराया था, क्योंकि SSC में ही सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं ना, बैंकिंग में आते नहीं, इसलिए आपके बैच में नहीं करवा के वो SSC वाले बैच में करवा दिया था। Okay. Last week. हाँ, previous week. Okay. Got it.
So you want me to start with the adverb only, right? चलो, तो next class में we will start. मोहित सर नहीं है यहाँ पे. So in the next class we will start with the topic adverb. एक चीज़ बस तुम लोगों को एज अ होमवर्क देकर जा रही हूँ. बेटा एडवर्ब के बारे में आप क्या जानते हो कि एडवर्ब क्या होता है? What is adverb according to you guys? देवप्रिय बताओ एडवर्ब क्या होता है? A parts of speech that describes the quality of a verb. Only verb? Noun and adjective. Noun and Sorry. adjective. So, No. Ma'am, I'm not really good with the rules. I'm good it's with not that. about the Not good. rules. It's not about the rules. I'm not asking the rules or any types of adverbs. I'm just want to ask कि भाई like बचपन में सबने adverb तो पढ़ा ही है ना, तो Add normal- ly after adjective to get adverb. That was what I read in childhood. The Okay. crude thing. चलो बहुत हद तक ये भी ठीक है. याशिका टेल मी व्हाट इज एडवर्ब. तुम भी ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि मैं जो बताऊंगी ना उससे यू गाइज विल बी रियली शॉक्ड कि है ऐसा भी होता है. नहीं रोहन, वर्ब को रिप्लेस नहीं करता एडवर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब. वही वर्ब के बारे में बताता है. अगर आप लोगों ने बचपन में एडवर्ब को ठीक से पढ़ा होता है ना, तो एडवर्ब ऐसा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है. ऐसा हम बचपन में पढ़ते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद की क्वालिटी बताता है. ठीक है, लेकिन चूंकि अब हम बड़े हो गए ना, तो हम इसको थोड़ा सा और एडवांस वर्जन पढ़ेंगे. तो अकॉर्डिंग टू मी एडवर्ब इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच which modifies all parts of speech. All parts of speech मतलब noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunctions, interjections. All 8 parts of speech is modified with adverb. Ma'am, we are gonna read this. We're gonna study this in the next class also, right? Because I have wrapped my copy. हाँ, we are gonna study this in next class only. मैंने सिर्फ यहाँ पर ये बात इसलिए बताई है क्योंकि इसकी आप लोग खोज करके आओगे. You will do the discovery of this. What, ma'am? कि how adverb qualifies all parts of speech. कहीं पर भी देखोगे ना तो तुम्हें यही मिलेगा कि एडवर्ब ना वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एडवर्ब इज अ वर्ड जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है. तो आप लोग इस पे थोड़ा सा रिसर्च वर्क करोगे कि कैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है. ठीक है, और ये ढूंढकर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, फिर हम लोग एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Thank you, welcome.